स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पद हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो कि 6 नंबर में पद्यांश आने वाला है। तो उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आपको लिखना है, इस वीडियो में आज हम आपको मॉडल पेपर्स के माध्यम से बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी वीडियोज़ को देख सकें आप सभी के दोस्त, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जब आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से ही, ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पद्यांश को। सूरदास के द्वारा क्या लिखा गया है पद, तो पद में भी क्या पद्यांश हैं देखिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहेरे सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। तो इस तरह से एक पद्यांश दिया होगा आपको, जो देखिए ये कितनी बार आ चुका है, 2007, 2012, 15, 17, 19, 22, 24 में आ चुका है ये। ठीक, तो इसका एक प्रसंग लिखने के लिए आएगा, फिर व्याख्या लिखने के लिए आएगा, और इसके बाद काव्यगत सौंदर्य भी लिखने के लिए आता है। यानी संदर्भ, प्रसंग और इसके ऊपर कोई एक क्वेश्चन भी दे दिया होता है, तो क्वेश्चन भी आपको करना होता है। तो देखिए कैसे कैसे। तो जैसे प्रसंग है, तो प्रसंग ये दिया गया है, व्याख्या यहाँ पर दी गई है, आप सभी के लिए दे रखी है। तो मैं एक को पढ़ देता हूँ और इसके बाद बाकी सभी को आप देखते हुए चलिएगा, ताकि आपको एक बार में ही पता लग जाए कि कौन से पद्यांश में से आया है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक दिखा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये सभी के सभी। मॉडल पेपर्स में बहुत चुन कर इनको रखा जाता है, और ये पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए ही इनको रखा गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की है, प्रसंग ये हो गया। सो संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ नीचे लिखा गया है। तो अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं व्याख्या को। भक्त सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक, अब काव्यगत सौंदर्य को शांति से समझेंगे और ध्यान से देख करके समझेंगे इस चीज़ को। तो काव्यगत सौंदर्य, ईश्वर के चरणों की इसमें महिमा की व्यक्त करते हुए अपने उनके प्रति भक्ति भाव की शक्ति का महत्व बताया गया है। यानी ईश्वर के चरणों की महिमा बताई है इसमें। नंबर 2 में कुछ भी पॉइंट्स आपको जो भी नोट हैं इसमें, वो आप अपने द्वारा बता सकते हो। तो भाषा इसकी ब्रज है, और रस भक्ति रस है, इसमें भक्ति के बारे में मिलता है देखने को। और गुण क्या है, प्रसाद है, और अलंकार है रूपक, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। अनुप्रास अलंकार में यानी जो जो शब्द बार बार दोहराए जा रहे हैं, तो उससे भी आप पहचान सकते हो। रूपक में किसी और चीज़ के ऊपर आरोप दिया गया हो, जैसे चरण जो हैं कमल के रूप की तरह बताए गए हैं, तो इस तरह से क्या है, रूपक। तो ऐसे ही आप लिख सकते हो काव्यगत सौंदर्य भी। तो जैसे प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न आएंगे ऐसे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है, तो संदर्भ आपको दिख रहा है यहाँ पर। प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर का महाकाव्य से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो 2 नंबर था इसमें कन्फर्म, पूरे पक्के हो गए। अब बात करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपने रेखांकित अंश की व्याख्या देख ली है, ऊपर ही देख लिया आपने, तो 2 नंबर इसमें पक्के, 4 हो गए। अब बात करते हैं ग नंबर पर, यानी जो क्वेश्चन आता है, बार बार बंदो तिहि पाई में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। तो इसमें कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है और अनुप्रास अलंकार भी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से हो गए हैं, कन्फर्म कर लिए।
तो मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस में भी एक एक चैप्टर को पढ़ाता रहूँगा। तो जो भी वीडियोस आ रही हैं उन सभी को आपको ध्यान से देखना होगा, तभी आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो छोटी छोटी वीडियोस को भी बताऊँगा मैं यहाँ पर। अभी आपको सिंपली आधी से ज़्यादा चीज़ों को बस नोट डाउन कराने के लिए भी बता रहा हूँ, और ध्यान से भी देखना है आपको कौन कौन सी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं। ये पद्यांश मैं सभी को आज दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिएगा ध्यान से। तो किलकत कान्हा घुटुरवनी आवत, मणि में कनक नंद के कई आंगन, इस तरह से आ रहे हैं इसमें। भूमि हसत और कनक, इन चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो ये क्या है, पद में दिया गया है, ठीक है। तो ये पद में दिया गया है, आपको ऐसा वर्ण ढूंढना है, इसमें शब्द ढूंढना है जिससे दोनों में ही हो, इन दोनों में हो या जो भी इन सभी में हो। तो ऐसे वर्ण को आपको ढूंढना है, ऐसे शब्दों को ढूंढना है जो आपके हर एक पद्यांश में मिले, एक जैसा एक समान हो। जैसे अब इसमें दिया गया है, मैया हो न चरई हूँ गाई, असिगरे ग्वाल घिरावत मोसे मेरे पाई पिराई। इस तरह से यहाँ पर भी दिया गया है, और ऐसे ही यहाँ पर दिया गया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, बहुत बार आ चुका है। उदो मोही ब्रज बिरसत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी देहियो सजायो, अति हित साथ खवावत, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जानसो हित जदू जात। तो इसमें ये रहा, इसका प्रसंग इस तरह से दिया गया है और व्याख्या इस तरह से दी गई है, आप सभी देख सकते हो। ठीक, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको जूम करा देता हूँ मैं थोड़ा सा, आप और देख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार लिखा हुआ है इसमें, और इसमें सभी चीज़ के बारे में जानकारी है। ब्रज भाषा है, रस वियोग है, श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार रस, यानी श्रृंगार रस के दो हैं, संयोग रस, संयोग और वियोग। तो इसमें क्वेश्चन ये दिए गए हैं, ये सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी नीचे दिए गए हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट भी। ये सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट यही वाला एक ज़्यादा आता है पद में से, ठीक। आपको सभी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, फिर भी आप कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ इसमें, ये देखिए, ठीक। तो ये कंप्लीट देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें कंप्लीटली दिखाई गई हैं। अब बात करते हैं आगे। तो एक और इसमें दिया गया है, तो एक और जो है उसको देखते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है देखते हैं। अब ये रहा, देखो, निर्गुण कौन देश के कऊ बासी, मधुकर कही समुझाई सहोदई, बूझतई साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। ये क्या है, पद में से ही है, सूरदास के द्वारा लिखे, ठीक है, सूरदास द्वारा रचित है। अब गोस्वामी तुलसीदास का जो धनुष भंग है और वन पथ पर है, ये दोनों को भी देखते हैं जो पद दिए गए, ठीक है। पद्यांश में पदखंड जो भी दिए गए हैं, पद्यांश सभी को देखते हैं। तो इसमें धनुष के बारे में और इन चीज़ों के बारे में, राम के बारे में ज़्यादातर मिलेगा, तो इसको तो आप आसानी से पहचान लेंगे। इसमें श्री कृष्ण के बारे में मिलेगा जो पद था, और इसमें राम के बारे में धनुष भंग के में, ठीक है। वन पथ पर भी इसमें भी मिलेगा राम के बारे में, ठीक है, रघुवीर नाम से कुछ ऐसे इस तरह से। तो आप देख सकते हो ये भी, काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन हो। तो इस तरह से दिया गया है। तो इसको आप संदर्भ को कैसे लिख पाएंगे, तो संदर्भ को लिख पाएंगे आप इस तरह से, देखिए ध्यान से, कि प्रस्तुत काव्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है।
यह हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में धनुष भंग शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो सीधा प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित बालकांड से लिया गया है या उद्धृत है या अवतरित है, और इसका शीर्षक, काव्यखंड का शीर्षक धनुष भंग है। बस, यह धनुष भंग में संकलित है बस। ठीक है, संकलित मतलब उसमें इकट्ठा करके रखा गया है, यानी उसमें जोड़ दिया गया है। जैसे अब क्वेश्चन है तो उसके अनुसार ही दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने व्याख्या जो है ये मोटे मोटे में यानी ब्लैक में हाईलाइट जो हो रहे हैं, यही इसका पीछे वाले का जो दिया गया था पद्यांश, उसका आंसर है। ठीक है, तो काव्यगत सौंदर्य भी आप सभी के सामने दिया गया है। अब बात करते हैं वन पथ पर। तो वन पथ पर भी इस पर ध्यान से देखेंगे तो वन पथ पर, तो इसमें भी ज़्यादातर राम के बारे में मिलेगा। तो आपको अपने शब्दों द्वारा कुछ भी कैसे भी आप लिख सकते हो इसको। आप चाहो तो अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर भी आसानी से लिख सकते हो, और इसके अंदर जो रस है और अलंकार है, गुण है, भाषा है, ये सभी चीज़ें आप बता सकते हो। अगर नहीं आता है तो आप बस इसके उसको समझिए पद को, यानी कौन से कहाँ से किस चैप्टर से लिया गया, वन पथ पर से लिया गया या फिर धनुष भंग से लिया गया। धनुष भंग, धनुष का टूटना, इस वाला का मतलब ये है। तो इसमें थोड़ा सा धनुष टूटने के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। और इसमें क्या होएगी, वन पथ पर, तो वन के पथ पर, रास्ते पर, ये राम के जो रघुवीर जो हैं उनको पता लगेगा। ठीक है, उनके बारे में इसमें ज़्यादा जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी देख लीजिए, रानी मैं जानी अजानी महा पवि पाहन हूँ ते कठोर ही हो। तो ये इस तरह से दिया गया है। तो इसका भी प्रसंग, व्याख्या, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। एक दिया गया इसी में ही, किसका, वन पथ पर, किसका था वन पथ पर, तुलसीदास का जी। ठीक है, तुलसीदास का था। तो ये दिया गया है, ऐसे ही इसमें भी लिखना है। तो इसका व्याख्या, प्रसंग, संदर्भ, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान से कर लेनी है। ठीक, और जो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा ना, छोटी छोटी जो वीडियोज़ को लेके आऊँगा, तो इन सभी में मैं मैन इन चीज़ों के बारे में हर एक चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटता हुआ लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ें आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ध्यान से देख करके। अब रसखान के द्वारा जो लिखे गए हैं, सवैये कवित्त लिखे गए हैं। ठीक है, सवैये कवित्त में जो पद्यांश दिए गए हैं इम्पोर्टेंट, एक तो ये है 12वां जो दिया गया है। इसमें दिया गया है एक ये पद्यांश पूरा पद्यखंड, और इसमें दिया गया है ये रहा। तो इसको भी देख सकते हो। और आपने अब सीख लिया होगा संदर्भ कैसे लिख सकते हैं। तो संदर्भ को आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से अब आपको लिखना है। तो उसके बाद क्या होगा अब, तो धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तेसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। ठीक है, इस तरह से दिया गया है 2007, 12, 15, 20, 23 में। इनमें पूछा गया है। तो प्रसंग आप सभी के सामने ये दिया गया है। बाल सौंदर्य का इसमें मनोहारी वर्णन दिया गया है। तो व्याख्या इस तरह से देख सकते हो, आप कर सकते हो, आप अपने द्वारा भी कुछ भी न कुछ कर सकते हो। एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है और वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। ठीक, उनके पैरों में पायल बज रही है और उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। तो इस तरह से उन चीज़ों के बारे में इनका वर्णन दिया गया है। श्री कृष्ण की सुंदरता देखकर कामदेव भी अपने करोड़ों कलाओं का न्योछावर कर देता है। और हे सखी, उस कौवे के भाग्य को कितनी सराहना की जाती है कि वह कौवा तो बड़ा भाग्यमान है, श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया है। तो इस चीज़ में व्याख्या की गई है। ठीक है, ऐसे ही इसमें देख लीजिए आप। सवैये कवित्व में भी किस चीज़ का वर्णन मिलेगा,
श्री कृष्ण के बारे में मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है, बाल सौंदर्य का वर्णन है। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझ के चलना है कि कौन से में क्या है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा इसको भी। तो आप इसमें से पहचान लीजिए, बांसुरी हो या छोटी चीज़ें, धीरे धीरे इनमें से कोई वर्ड को समझना चाहिए। ये शब्द ऐसा ढूंढिए इनमें से कि आपको सभी में कॉमन मिले। तो आप खुद अब प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैं गाइडेंस दे सकता हूँ। पेपर की तैयारी आपको करनी है, क्योंकि याद भी करेंगे आप, लिखोगे जाकर आप, सभी चीज़ें आप करोगे। ठीक, तो गाइडेंस मैं दे रहा हूँ आप सभी को। कोई टीचर जो होता है वो भी गाइडेंस ही देते हैं, सब बच्चा ही करता है अपने आप। तो तैयार रहिए आप सभी हर चीज़ की परिस्थिति को समाधान करने के लिए। तो ये दिया गया है 2024 में। ये किसके द्वारा, किसमें है, सवैये कवित्व में, गोरज बिराजे भाल लहलही। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो पीछे वीडियोज़ को पॉज करके यानी रोक रोक के देखिए, और सवैये कवित्व के आगे और ये जो दिख रहे हैं ये, उनमें से कोई एक वर्ण शब्द को देख करके और इनमें से बराबर यानी दोनों में एक जैसा लिखे, दोनों तीनों में, तो उस शब्द को अलग लिख लीजिए और उसको याद करिए। ठीक, कि ये इस चैप्टर में से आया था, और उसके बाद आप अपने पेपर में आसानी से समझ जाएंगे कि ये वाला पद्यांश उस वाले चैप्टर का था, और उसको लिख देंगे। और इसका हिंदी जो है यानी अपने शब्दों में जो बयां करना, वो आप कैसे भी लिख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। बिहारी लाल में भक्ति के बारे में बात है, और ये भी किसके बारे में बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण के बारे में। तो मोर मुकुट की चंद किनु, तो इसमें क्या है, इसमें जो बताया गया है सौंदर्य के बारे में बताया गया कि जो वो होती हैं सखी, वो श्री कृष्ण पर मोहित होती हैं, ये मुग्ध हो जाती हैं। तो इस चीज़ का वर्णन है बस इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक, तो मोटे तौर पर इस तरह से समझ गए होंगे आप कि जिस चीज़ के बारे में वर्णन है मैंने आपको बता दिया है। और इसमें ही भक्ति के बाद इन्होंने लिखा है नीति को, बिहारी लाल ने। तो भक्ति और नीति इनकी हैं बिहारी लाल जी की, भक्ति और नीति बिहारी लाल जी की हैं, भक्ति और नीति बिहारी लाल जी की। तो नीति में ये लिखा गया, भक्ति में सिर्फ एक पद्यांश है, तो उसको आप ध्यान दे लीजिए। मोर मुकुट की चंद्र किनु, यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, किया शेखर सतचंद। तो इस तरह से दिया गया है। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोनी गात, मनो नीनमणि शैल पर, आतपो परियो प्रभात। तो इसका अर्थ भी दिया गया है, वे अपने सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे, मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकाल से सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। और इसका काव्यगत सौंदर्य भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना इसका आंसर ही लिख सकते हो बस। और ज़्यादातर तो इन पर फोकस करना है बस। व्याख्या जब करते हो तो आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है तो लिख सकते हो, वरना एक दो बार पर लिखना चाहिए, एक या दो उसकी विशेषता बतानी चाहिए उस काव्य की। ठीक है, चाहे रस के बारे में बता दो, चाहे भाषा के बारे में, और एक इसमें से पॉइंट आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या कहा गया है, किस चीज़ के बारे में कहा गया है, उसको और नोट कर दीजिए। तो आपका एग्जामिनर पूरे नंबर रख देता है, 2 नंबर इसमें पूरे व्याख्या में, और 2 नंबर संदर्भ लिखने में, और 2 नंबर उस क्वेश्चन का आंसर देने में। तो इसमें दिया गया है पद्यांश में प्रयुक्त अलंकारों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो इसमें अलंकार जो है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है। ठीक, इस तरह से ये भी दिया गया है नीति में। तो नीति में ये देखिए ध्यान से, बसे बुराई जासे तन, इस तरह से दिया गया है। तो 2016-18 में पूछा गया, आप देख सकते हो ध्यान से। अब बात करते हैं आगे। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिया गया है, एक दिखाया है, भारत माता का मंदिर यह है। तो ये दिया गया है इसमें मंदिर के बारे में, जाति धर्म के बारे में, बुद्ध रहीम ईसाई इन सब चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन चीज़ों के बारे में ही दिया गया होगा। तो भलाई बुराई और इनके बारे में, शिव जी के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, तीर्थों के बारे में, उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो भारत का मंदिर है। मंदिर का मतलब ही क्या है, मंदिर में भगवान की बात ही होंगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, पहचान सकते हो। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर कोटि कोटि, यहाँ शिव भी, यहाँ भी शिव आ रहा है।
तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो लिखा गया है काव्य और काव्यांश जो हैं उनको पहचान सकते हो आप इजीली। भारत माता का मंदिर यह है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। पुष्प की अभिलाषा, तो पुष्प की अभिलाषा इसमें दिया गया है। तो माला, इन चीज़ों के बारे में देखना है और 2-4 और शब्दों को देख लीजिए। माला, फूल, इन चीज़ों के बारे में जैसे ऐसे ही दिया गया है। तो ज़्यादा पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की बस एक ही पद्यांश दिया गया है, काव्यांश दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है, 1 या 2 ही, ठीक है। तो एक ही है ये, इसको आप देख लीजिए, बहुत ही इजी वे में कर सकते हो आप। मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ, आप चाहें तो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। देखिए इधर से पूरा ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन भी और आंसर भी मैंने आपको सभी को दिखा दिया है, देखिए। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बात करते हैं जवानी। जवानी भी इन्होंने ही लिखी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ही। तो ये काव्य जो इन्होंने ही लिखा है। विश्व है असी का, नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। तो ये दिया गया है। तो मरण का त्योहार जीवन की जवानी, तो जवानी के बारे में ही इसमें दिया गया है। तो आप इस इजीली पहचान लेंगे। तो याद करना ज़रूरी है काव्य और काव्य के वो कवि कौन है। तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं जवानी के, और पुष्प की अभिलाषा के, दोनों के कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा और जवानी के, ठीक। तो इसको पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से आप आंसर भी कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन आंसर आपको दिखा दिए हैं, और भी यहाँ पर भी देख लीजिए, क्वेश्चन और आंसर सभी को दिखाया, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। और अपनी कॉपी में भी आप लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप मोबाइल से देख रहे हो। अगर आपको मोबाइल से देख करके अपनी कॉपी में लिखना है तो कॉपी में लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके। सुमित्रानंदन पंत ने जो लिखा है, चींटी लिखा है, और चंद्रलोक में प्रथम बार लिखा है काव्य। तो चींटी में जो चींटी के बारे में बात होगी, ठीक है। तो चींटी के बारे में बात की गई है, और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है पूरी तरह से एक पैराग्राफ है, व्याख्या की गई है, उसका प्रसंग सब चीज़ लिखी गई है, संदर्भ भी लिखा गया है। संदर्भ ये रहा, ठीक है। सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह के चींटी शीर्षक कविता से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित। तो ये सब चीज़ लिखी गई है। और चंद्रलोक में प्रथम बार, तो चंद्रलोक सब उसी से ही आप समझ जाएंगे। पर इन चीज़ों को याद ज़रूर कर लेना, आप बिल्कुल याद करना है आपको। बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत पहले ही अभी से लग जाइए, तैयार कर लीजिए कि सुमित्रानंदन पंत जी की काव्य कौन से हैं, काव्य कौन से और शीर्षक कौन से हैं, ठीक। चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, सुमित्रानंदन पंत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी दोस्त, आपके फ्रेंड्स जो हैं, उन सभी को भी ये वीडियो आपको उनको देखने को मिल जाए, जैसे जिस प्रकार आप देख रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर। तो समाधि के बारे में या झांसी की रानी के बारे में हर एक पैराग्राफ में दिया गया होगा, उसी से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक। और आप अपने आप लिख सकते हो, इससे ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता हिंदी तो है, ये थोड़ा सा ब्रज भाषा में लिखी गई है, बस इसी से ही हिंदी में आप आंसर कर सकते हो। महादेव वर्मा ने क्या लिखा है, हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति। तो हिमालय से सिर्फ एक पद्यांश दिया गया है, एक काव्यांश। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, तो प्रसंग ये दिया गया है, और इसके बाद व्याख्या दी गई है, ये रही। तो आप देख सकते हो इजीली। तो ये सभी आप सभी के सामने दिया गया है, ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो, ठीक। और वर्षा सुंदरी के प्रति में एक तो ये दिया गया है, रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास, गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सद्य स्नात, भीगी अलकों के छोरों से। ये इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यह ध्यान से कर लेना इसको। तो इसके बाद दिया गया है इसी में ही, वर्षा सुंदरी के प्रति में ही, सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन साधुकुल। तो इस तरह से दिया गया है। तो आपको इस तरह से ही अंदाज़ा लगा लेना है।
बारिश के बारे में इस तरह से ही कुछ दिया गया होगा, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे। वर्षा को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा जी कहते हैं, तो इसमें दिया गया है। ठीक, तो ये कंप्लीट होता है महादेवी वर्मा जी का। अब बात करते हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में दिए गए हैं ये, ठीक, पूरा सा एक दिया गया है लिखा हुआ, हल्दी घाटी का ये पूरा लिखा हुआ है, श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। और मेवाड़ केसरी, यहाँ पर ये रहा मेवाड़ केसरी। और पेपर में जब कभी भी आप आंसर लिखो तो यहाँ से एक दो शब्द यहाँ से लिखना है, एक दो शब्द यहाँ से लिखना है, और फिर डैश डैश करके लास्ट में जहाँ भी जो भी दिया गया होगा पैराग्राफ, उसको लास्ट में लिखना है कमाली था। इससे एग्जामिनर को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किसका आंसर दे रहे हैं। और इसके बाद आप स्टार्ट करना है किसको, हेडिंग्स बनाना, कि संदर्भ, और जो भी क्वेश्चन है जैसे कै है तो कै, तो कै लिख करके संदर्भ की हेडिंग डालोगे, संदर्भ पूछा है तो। फिर उसके बाद व्याख्या की हेडिंग डालोगे संदर्भ लिखने के बाद, तो व्याख्या भी कंप्लीट कर लोगे। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में आप आंसर करोगे। ठीक, तो व्याख्या ये इतनी सारी दी गई है, तो आप अपने द्वारा कैसे भी लिख सकते हो, जो भी आपके समझ में आए आप उसको लिख लीजिए। चाहे तो इसको थोड़ा सा लिख करके और इसके बारे में अपने आप अंदाज़ा दे करके बता सकते हो, एग्जामिनर अब उसी से ही समझ जाएगा। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी में सेना के बारे में ज़्यादातर बात की गई होगी। तो ये रहा एक सेना नायक, राणा के भी रण देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूनी तिगुने उत्साह भरे। तो इस तरह से दिया गया है। और एक ये रहा, तो इस तरह से दिया गया है, आप देख सकते हो। और क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर है, तो मेन इंपॉर्टेंट ये जो चीज़ है ये भी आप देख सकते हो। इसको स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, इसका अंदाज़ा मुझे है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन यानी एक पैराग्राफ ले लिया जाएगा, तो आप इसको तैयार कर सकते हो। अब बात करते हैं आगे, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम। तो स्वदेश प्रेम से यानी अपने देश से प्रेम करना, तो इस चीज़ में देश के प्रति बात की गई होगी। ठीक, और वो अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, और इन चीज़ों के बारे में ही आप देख सकते हैं। नभ विजय घोष रण गर्जन, इस तरह से दिया गया है इसमें। तो आप इनमें से शब्द छांट लीजिए कि जो भी ये काव्यांश हैं उनमें एक से मिलते जुलते मिले, तो आप देख करके इनमें अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो देख कर अंदाज़ा लगाना है आपको कि इन सभी में कौन कौन सा शब्द है जो एक जैसा मिल रहा है सभी उसमें काव्यांश में। तो स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी, स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी, तो इसको याद कर लीजिएगा। और एक ये दिया गया है, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, ये भी इन्हीं की है स्वदेश प्रेम की। एक जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। तो ये सभी आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी देख लीजिए, आपको दिख रहे होंगे, तो ये देख सकते हो आप। और इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर भी हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो उसके बाद केदारनाथ के बारे में बात करते हैं। एक ये रह गया है, ये भी आप देख लीजिए, कभी फ्रेंड्स को कहो कि एक भी देख लीजिए आप। तो इसके बाद देखते हैं केदारनाथ सिंह नदी। तो नदी इन्होंने लिखी है, और कोई है इनकी क्या, नहीं है। तो नदी, तो नदी में लिया गया है को, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो हाथ साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। ठीक, कहीं भी चली जाएगी नदी। तो ये सभी चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं। ठीक, प्रसंग में नदी की सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है, इस चीज़ के बारे में बताया गया। तो काव्यगत सौंदर्य यहाँ पर दिया गया है, आप सभी देख सकते हो। अशोक वाजपेयी युवा जंगल लिखा है इन्होंने। और एक भारत एकमात्र भाषा अनंत, भाषा एकमात्र अनंत है, भाषा एकमात्र अनंत है। युवा जंगल,
भाषा एकमात्र अनंत है। ये अशोक वाजपेयी जी द्वारा है क्या लिखी गई काव्य खंड है। काव्यांश ये दिए गए हैं, ठीक, काव्य हैं जो लिखे गए हैं, तो ये सभी आप सभी के सामने दिए गए हैं। तो आप लिख सकते हो इनमें से, या आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो को रोक रोक के ज़रूर पढ़ना है आपको, ठीक है, पढ़ना ज़रूर है, पर आप जहाँ तक भी आपके समझ में आए आप पढ़ लेना, ठीक। ये रहा। उसके बाद देखते हैं भाषा एकमात्र अनंत है, तो इसको भी आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो। ये रहा, यहाँ पर देख लीजिए। और ये रहा लास्ट पेज, तो लास्ट पेज को भी आप देख लीजिए। ये रहा, ठीक है। तो ये लास्ट पेज होते हुए, और इस क्लास में बस इतना ही बताया गया है। ये सभी हम यहाँ पर ही समाप्त करेंगे, और आगे जो आएंगी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, तो हिंदी में अनुवाद को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसको भी ध्यान से समझेंगे, ठीक। तैयारी में जुट जाइए और अच्छे नंबर से पास करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि पास होना ही है बस, नंबर भी अच्छे लेके आने हैं, आपको मेहनत करनी है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।